पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले खुसूसी तौर पे इंटरव्यू करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर पंजाब साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। गवर्नरशिप का ओहदा संभालते ही जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए दरपेश है वो हद तक इज़्ज़त बिल का है, डेफेमेशन बिल का है, जिस पे आपने अभी तक दस्तखत नहीं किए। कब तक आप इस पर दस्तखत कर देंगे? नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी की सोच मुख्तलिफ क्यों है इस हद तक इज़्ज़त बिल के हवाले से, बावजूद इसके कि आप उनके इत्तेहादी हैं, पंजाब में भी इत्तेहादी हैं, विफाक में भी इत्तेहादी हैं, तो वाई दिस डिफरेंस? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया। बिल के हवाले से चैलेंजेस जो हैं वो, हम तो पीपल्स पार्टी के जाले हैं, हम तो शुरू से ही जो है वो जाला जो है वो चैलेंजेस कबूल करके ही आता है, और ये भी कोई चैलेंज नहीं है। इंशाल्लाह एक रूटीन मैटर है, आगे चलता रहेगा और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ बात यही है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो कुछ भी हो वो कंसेंसस से हो, और आखिरी हद तक कोशिश की जाए कि किसी किस्म के जो मामलात हैं जो मुल्क के लिए हमने करने हैं तो उसमें जो स्टेक होल्डर हैं उन सबको शामिल करके और कंसेंसस से किया जाए। इस बिल के हवाले से एक बिल आ गया हुकूमत की तरफ से है कि उन्होंने बार बार कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमें इसमें आप जो है वो दें अपने शिक वाइज जो आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सका। फिर जो है वो आपकी जो एक्शन कमेटी बनी है उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे फिर बातचीत हमने आगे चलाई और वही मैंने फिर गवर्नमेंट को कन्वे किया कि आप काइंडली दोबारा जो है ज़रा बैठें, और ये भी सारे पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे अपने लोग हैं, साफ़ी बिरादरी है, बड़े सेंसिबल और बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, तो इनके साथ बैठ के मामलात को जो है वो आगे ले जाया जाए और कंसेंसस से इस बिल को अगर हम आगे चलाएं तो यही ज़्यादा बेहतर होगी। और मुझे तवक्को है कि इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर बेहतरी भी आएगी और ये खुश असलूबी से मामला जो है वो हल भी हो जाएगा। ठीक है गवर्नर साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि आपकी मुलाकात भी हुई है ज्वाइंट एक्शन कमेटी से सहाफ़ियों के साथ, और हुकूमत पंजाब को भी आपने इस बिल के हवाले से कहा है कि इस पर ज़रा रिव्यू करें, नज़र सानी करें, लेकिन मसला यह है कि अब हुकूमत पंजाब तो इसको असम्बली से इस बिल को मंजूर करवा चुकी है, तो आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है कि अब नेक्स्ट इस बिल में तब्दीली किस तरह से मुमकिन है? आप इस पर दस्तखत करेंगे कि नहीं करेंगे, कब तक करेंगे? देखें, मेरी जॉइंट एक्शन कमेटी से भी मीटिंग हुई और साफ़ी बिरादरी काफ़ी जो है वो दोस्त मुझे मिले भी, और सारे ज़ाहिर है अपने लोग हैं, पुराना एक रिश्ता तल्लक है, बहुत सारे जो सीनियर साफ़ी हैं उनसे, तो उसमें उनकी बातचीत भी मैंने सुनी, हुकूमत की भी सुनी। उसमें एक दो मामलात हैं, मेरा ख्याल है उसी पे कोई डेडलॉक है और वो बड़े जेन्युइन मसले हैं। मैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, एक तो वो था कि जी जो 30 लाख है वो पहले जमा कराना है और उसके बाद जो है कोर्ट में जाना है, और दूसरा इनका था कि वहाँ पे रिटायर जज ना हो बल्कि सर्विंग जज जो हैं वो उस ट्रिब्यूनल के हों, जो मेरे से बातचीत हुई। तो मेरा ख्याल है वो दोनों जायज़ मुतालबे हैं और उन पे बात हो सकती है, और हुकूमत की तरफ से भी ये है कि वो शिक वाइज इस पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी के उसमें मामलात हैं वो शिक वाइज उसको देखने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो अगले 2-4 दिनों में इसमें हम ज़रूर कोई खुशखबरी सुनेंगे। और दूसरा ये है कि अगर बिल असम्बली से पास हो गया है तो उसमें गुंजाइश मौजूद है, उसमें अगर नीयत ठीक हो और मामलात को ठीक करना हो तो फिर इंशाल्लाह बहुत सारी राहें निकल आती हैं और आइन और कानून के मुताबिक मसला जो है वो हल हो सकता है। ठीक है गवर्नर साहब, आप कह रहे हैं बार बार कि आपकी बात भी हो रही है हुकूमत पंजाब के साथ और आपको उम्मीद भी है कि वहाँ से कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप ये हुकूमत पंजाब को सजेस्ट कर रहे हैं या आप उनसे डिमांड कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि इस बिल में तब्दीलियाँ लेके आएँ जो कि सहाफ़ियों के मुतालबात हैं, कुछ तरमीम लेके आएँ, मुशावरत के साथ इकट्ठे बैठें वगैरह वगैरह, क्योंकि अब ये बिल मैंने जैसे पहले गुजारिश की मंजूर तो हो चुका है, तो इसको तरमीम ला के फिर दोबारा से मंजूर किया जाए, फिर आप इस पर दस्तखत करेंगे? दस्तखत कब करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है, ये तो फिर कोई लीगल बंदा जो है वो इस पे बता सकता है ना कि उसका प्रोसेस उसको हमने किस तरह करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि
जॉइंट एक्शन कमेटी, साफ़ी तंजीमें और गवर्नमेंट की तरफ से बैठें और इस पे बातचीत करें, किसी नतीजे पे पहुँचें। जब वो किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं फिर जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे बात होके तो उसका रास्ता निकाल लिया जा सकता है। उसमें दोबारा पेश करना हो या जो तरीका भी करना हो वो फिर लीगल एक्सपर्ट बताएंगे। तो जब दोनों पार्टियां राजी होंगी तो मेरा ख्याल है फिर मामला हल हो जाएगा, कोई उसमें ऐसी बात नहीं। तो गवर्नर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त तक आप जो बिल मंजूर हुआ है फिलहाल असेंबली से हतक इज्जत का, उस पर दस्तखत करने के आप हामी नहीं हैं, आप उस पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि उसमें तब्दीली नहीं आ जाती, तरमीम नहीं आ जाती। और मुस्लिम लीग नून से भी, हुकूमत से, नून लीग की आपकी बातचीत चल रही है, तो आपको वहाँ से फील क्या होता है कि उनमें कोई लचक है, रिव्यू करने के लिए वो इस पर तैयार हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत में भी मेरी बात हो रही है, मेरी मुलाकातें भी हुई और वहाँ से भी जो है वो अच्छा रिस्पांस है इंशाल्लाह, वो भी ये चाहते हैं। और दस्तखत के हवाले से लेट्स द ब्रिज कम, जब वो टाइम आएगा तो फिर उस टाइम देखेंगे। अभी तो जिन चीज़ों को सेटल करना है ये करना ज़रूरी है। सिग्नेचर जो है वो बात की बात है, जब वो टाइम आएगा तो फिर उसको देखेंगे। ठीक है, ये तो आपका एक उसूली मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी का अक्सर इशू टू इशू एक मौक़िफ़ रहता है जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से डिफ़र भी करता है। लेकिन यहाँ पर हतक इज़्ज़त बिल, डिफेमेशन बिल के हवाले से जो आपका एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है पीपल्स पार्टी का, और आप गवर्नर हैं और वहाँ से वज़ीर आला के अहकामात पर यह बिल आया है, तो इस जो आपका डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जिसको आप उसूली मौक़िफ़ भी कह सकते हैं, इसमें एक कबाहत ये आ गई है कि नून लीग पीपल्स पार्टी वैसे तो इत्तेहादी हैं, पंजाब में भी, विफाक में भी, लेकिन इस बिल के मामले पर लगता है कि आप सेम पेज पे नहीं हैं, कोई दरार आ गई है, कोई इख्तलाफात आ गए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को कम से कम पंजाब की हद तक टफ टाइम देने के लिए तैयार हो गई है। सेंटर में भी हुकूमत में तो शामिल नहीं है, तो पंजाब में शायद आप अपना मसल्स जो है वो फ्लेक्स कर रहे हैं, पोलिटिकल मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। तो पंजाब में नून लीग के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वर्किंग रिलेशनशिप में इस वक्त तक? ना, कोई किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा। किसी किस्म की कोई फ्रैक्शन नहीं है, बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। चीफ मिनिस्टर साहबा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। अच्छा। और मैं ऐनी तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट को सपोर्ट दे सकता हूँ वो मैं इंशाल्लाह पूरी तरह मेरी उनके साथ है। बाकी हम एक अलहदा पोलिटिकल पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून एक अलहदा पोलिटिकल पार्टी है, राय का इख्तलाफ हो सकता है, वो घर में बैठ के उसको हम सेटल कर सकते हैं। अच्छा। और जो एक हमारी पार्टी की पॉलिसी है और जो मुल्क की ज़रूरत है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट मुस्लिम लीग नून के साथ है। हाँ, बिल के हवाले से या कोई और चीज़ें ऐसी आती हैं जो सामने आती हैं उसमें इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुसन है, हम अपनी पार्टी के हवाले से हमारा जो स्टांस होगा उस पर स्टैंड करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इंशाल्लाह वहाँ से भी अच्छी जो है वो रिस्पांस हमें मिल रहा है और हम बैठ के ये बिल भी और इसके बाद भी जो मामलात होंगे उनको बड़ी खुश असलूबी से इंशाल्लाह हल करेंगे। और अल्लाह की मेहरबानी से, जैसे मैंने पहले कहा कि जब नीयत ठीक हो तो मालिक खुद फिर आसानियाँ पैदा कर देते हैं और बहुत राय निकल आती हैं। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हम आपस में बातचीत से हल ना कर सकें। और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ किसी तरह भी नहीं है, क्योंकि हमने इस गवर्नमेंट को चलाना है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, ये मुल्क की ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भरपूर सपोर्ट मुस्लिम लीग नून के साथ। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बतौर गवर्नर आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है सर? देखिए, बिल्कुल ओवरऑल जो कारकर्दगी है उससे मैं मुतमिन हूँ। अच्छा। वो कोशिश कर रही हैं, दिन रात कर रही हैं और सूबे की बेहतरी के लिए, मुल्क में अपना बेहतर हिस्सा शामिल करने के लिए मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। और अगर कोई मामलात हों तो हम आपस में बातचीत के ज़रिए जो है ज़रूर मशवरा दे सकते हैं। हमारी बहन है और एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो भी एक जदोजहद करके इस चीफ मिनिस्टर की सीट पे आई हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो अगर कोई मेरी बात होगी तो मैं उनसे बात करके उस मामले को जो है वो बेहतरी की तरफ से अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ और वो मैं देता रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक, आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, लेकिन जो सियासी मुखालिफिन हैं खासतौर पे पंजाब में, वो चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। सो मच सो कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये टिक टॉकर वज़ीर आला हैं, ये काम नहीं करती हैं, ये सिर्फ फोटोशूट की हामी हैं, काम कम नज़र आता है, तस्वीरें ज़्यादा नज़र आती हैं। तो टिक टॉकर वज़ीर आला उनको कहना शुरू कर दिया है सियासी मुखालिफिन ने, अपोजिशन ने पंजाब में। इस हवाले से क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, गुजारिश ये है ना कि वो बातें करते हैं जो खुद टिक टॉकर हैं।
उन्होंने खुद जो है वो इस मुल्क पे जो है टिकटॉक के ज़रिए जो है लोगों के जहनों को किया है सारा कुछ, तो वो किसी दूसरे पे क्या तनकीद कर सकते हैं। तस्वीरें देखे तब आती हैं जब बंदा काम करता है। अच्छा। जब आप काम ही कुछ नहीं कर रहे तो आपकी तस्वीर कैसे आएगी? अगर चीफ मिनिस्टर की तस्वीर आती है तो वो कोई इवेंट करती हैं, कोई काम करती हैं तो उसकी तस्वीर आती है ना। ऐसे तो नहीं है कि बैठे बैठे तस्वीरें आने शुरू हो जाएं। तो जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो ज़रूर वो तो कोई ना कोई बात निकालती रहती हैं, और हमेशा से पाकिस्तान में जो है वो ये होता रहा है। और जो सेहतमंद तनकीद है उसको मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी वेलकम करनी चाहिए, हमें भी वेलकम करनी चाहिए, और जो मुखालफीन हैं उनको भी मुल्क के लिए, सूबे के लिए अगर उनके पास कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें। और ये तो जमहूरियत का हुस्न है, वो जो है अपना प्रेशर रखेंगे हुकूमत पे तो तब भी बेहतर काम जो है वो होगा। उसमें कोई नाराज़गी वाली या वो गिले शिकवे वाली बात नहीं है, हम उनकी तनकीद को वेलकम करते हैं। ठीक है, एक और सवाल गवर्नर पंजाब साहब के, आप आज 28 मई है, यौम तकबीर आज मनाया गया पूरे मुल्क में, इस हवाले से सरकारी तातील, सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो आप क्या समझते हैं? पंजाब में भी सरकारी छुट्टी है, आप क्या समझते हैं कि ये नीडिड था, रिक्वायर्ड था? 28 मई के हवाले से 26 साल के बाद छुट्टी दी गई है, तो ये ठीक है, ये यौम तकबीर पे आज की छुट्टी, या ये एक इजाफी गैर ज़रूरी तातील है? देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल छुट्टी का ऐलान किया। 28 मई जो है तो बहुत बड़ा दिन हमारी मुल्क की तारीख में, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जिस चीज़ की बुनियाद रखी, बहुत सारे मुश्किल हालात में, बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद, इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद उन्होंने इस चीज़ की बुनियाद रखी, और एटॉमिक बम की तरफ हमने जो है वो एक कोशिश की, और फिर जो भी गवर्नमेंट्स आती रहीं उन्होंने उसको आगे चलाया। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के टाइम पे बड़ा प्रेशर था, उन्होंने वो धमाके कर दिए। और मेरा ख्याल है कि आज अगर मुल्क जो है वो कायम है और हम तकड़े हैं तो उस एटम बम की बहुत बड़ा एक जो है वो हिस्सा शामिल है कि हमारे जो दुश्मनान हैं उनको पता है कि डायरेक्ट वो हमारे पे कुछ नहीं कर सकते उस एटम बम की वजह से। हाँ, साजिशें जो हैं वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ बैरूनी ताकतें जो है वो करती रहती हैं, उनको हम फेस कर रहे हैं। लेकिन 28 मई एक बड़ा दिन है, और अगर छुट्टी दे दी गई तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हमारे लिए फ़ख्र का दिन है और हम इस पे फ़ख्र कर सकते हैं। ठीक है, राइट। गवर्नर साहब, एक तो आज 28 मई यौम तकबीर, दूसरा आज मुस्लिम लीग नून ने एक तरह से अपना सियासी यौम तामीर नौ भी सेलिब्रेट किया, जहां पे नवाज शरीफ एक बार फिर अपनी पार्टी के सदर बन गए हैं अनअपोज्ड, एक तवील अरसे के बाद, 6 साल के बाद। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने जा रही है, पंजाब के अंदर एक्टिवेट करने जा रही है, रीएक्टिवेट करने जा रही है, री इन्वेंट करने जा रही है। तो पीपल्स पार्टी के लिए ज़ाहिर है पंजाब में एक बड़ा ख़तरा, आपका एक बड़ा सियासी हरीफ तो बहरहाल है मुस्लिम लीग नून, ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली। लेकिन पीपल्स पार्टी जब हम देखते हैं तो वो दूसरी तरफ पंजाब में कमज़ोर से कमज़ोर तर होती हुई नज़र आ रही है, एक्सेप्ट कि एक रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की बिलावल भुट्टो, जहां पर उन्होंने पंजाब से, लाहौर से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। सो अब जबकि नून लीग अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है, दोबारा से फ़ाल कर रही है, तो पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? और आप लोग क्या पंजाब में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, या आप लोग भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे? कोई हलचल सियासी आपकी भी होगी? देखें, नून लीग अगर कर रही है तो उनका हक है, और हमें भी ये हक हासिल है कि हम अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें और अपने जो पिछले मामलात हैं उनको रीविज़िट करें, और हम अपनी पार्टी को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें जी। तो उसमें जो पीपल्स पार्टी है उसकी तरफ से भी शुरू हो चुका है। उसी सिलसिले की कड़ी है कि अगर मैं गवर्नर हाउस में बैठा हूँ तो मैंने अपनी पार्टी के मजबूती के लिए ज़रूर अपना पॉजिटिव रोल अदा करना है। और बिलावल भुट्टो साहब ने, हमारे पंजाब के सदर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, और जनरल सेक्रेटरी जनाब हसन मुर्तज़ा साहब, और सब जो हमारी पंजाब की तंजीम हो, उनको 100 दिन का टाइम दिया है कि उस 100 दिन में रीऑर्गेनाइज करें पार्टी को, और 100 दिन के अंदर मुझे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करके और उसकी रिपोर्ट दें। उस पर जो है वो काम शुरू हो चुका है। हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे अपने पीपल्स पार्टी के जयालों के लिए भी खोल दिए हैं और अपने पंजाब के लोगों के लिए भी खोल दिए हैं, और उसमें मैं अपना किरदार भी अदा करूंगा, और पार्टी जो है वो भी अपनी कोशिश कर रही है। और जो आपने कहा कि पहले से कमज़ोर हो गया, मैं आपकी इस बात से इत्फाक नहीं करता, क्योंकि 2013 का जो हमारा रिज़ल्ट था वो बड़ा बुरा था, 2018 का भी बुरा था, 2023-24 में
हम सीटें सेंट्रल पंजाब से नहीं जीत सके, लेकिन बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी काबिल इज़्ज़त वोट्स जो हैं वो लिए हैं। ठीक। और 2018 के मुकाबले में 2024 में पीपल्स पार्टी के वोट पंजाब में बढ़े हैं। और अब इंशाल्लाह हम प्रॉपर प्लानिंग के तहत उस इलेक्शन प्रोसेस में भी उस पर भी वर्किंग करेंगे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। और एक हमने जो है वो सेल बना दिया है, उस पर काम शुरू हो गया है। और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी 100 दिन का टाइम मिला है, उसमें भी इंशाल्लाह पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे और उन नए चेहरों को सामने लेके आएंगे जो पार्टी के कमिटेड लोग हैं और जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी अपनी स्पेस पंजाब में लेने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें। ठीक है गवर्नर साहब, आपसे कुछ मजीद सवाल भी करने हैं, लेकिन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। नून लीग अपने आप को पंजाब में रीऑर्गेनाइज कर रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी अपने आप को रिवाइव करेगी। सो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का फिर जो पॉलिटिकल हक है वो कहाँ जाता है? फिर पंजाब में क्या उनको भी भरपूर सियासत का मौका मिलेगा? और गवर्नर पंजाब क्या सोचते हैं इमरान खान के बारे में, उनकी रिहाई के बारे में? इस पर सवाल करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आज खुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब का। गवर्नर साहब, एक तो आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात कर दी कि जी नून लीग ठीक है अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है, पीपल्स पार्टी का भी पॉलिटिकल हक है, लेकिन एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स भी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब में खास तौर पे, जिनका ये इल्ज़ाम है, उनका शिकवा है कि ना तो उनको जलसे करने दिए जा रहे हैं, ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, ना कोई कॉर्नर मीटिंग्स करने दी जा रही हैं, उन पर क्रैक डाउन हो रहा है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पॉलिटिकल राइट नहीं है कि वो अपने आप को पंजाब में रीऑर्गेनाइज करें, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें? इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजारिश ये है कि पुरअमन जलसे जुलूस करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई भी, अब जो मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ, वो मुख्तलिफ जगह पे अपना एहतजाज, जमहूरी एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं, उनके जलसे मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप उन जलसे जुलूसों की आड़ में अपने मुल्क का नुकसान करें, ट्रैफिक को ख़राब करें या तोड़ फोड़ करें, तो ये फिर मुल्क का नुकसान है। उस पर जो अपना फोर्सेस हैं उनको एक्शन लेना पड़ता है। तो पीटीआई जो है वो अपना जमहूरी हक ज़रूर इस्तेमाल करे, वो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स करें, वो अपने एहतजाजी जलसे करें, लेकिन जो है वो नुकसान मुल्क का ना करें और सूबे का नुकसान ना करें। तो मेरा ख्याल है उनके लिए कोई ऐसी, बाकी जो केसेस के हवाले से है तो वो अगर उन्होंने कुछ किया है तो उन पे केसेस बन रहे हैं। ये सारे केसेस पीपल्स पार्टी भी बने हैं, हमने भी वो भुगते हैं, नून लीग पे भी बने हैं। अब पीटीआई वाले हैं वो मुख्तलिफ उनके केसेस हैं, अदालतों में हैं, अदालतें आज़ाद हैं, उनको रिलीफ भी मिल रहा है हर जगह। तो ये सारी चीज़ें तो फिर जो है वो जमहूरियत का हिस्सा है, इसमें फेस करना पड़ता है सबको। ठीक है, लेकिन गवर्नर साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती है कि जितने भी मुकदमात उनके लोगों पे बन रहे हैं वो सारे पॉलिटिकल मुकदमात हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुकदमात हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा मफाहिमत की बात करती है, ग्रैंड डायलॉग की भी बात हो रही है आजकल पीपल्स पार्टी की तरफ से खास तौर पे। तो आपका मौक़िफ़, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? क्या इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, या वो जेल में ही रहें, अपने तमाम मुकदमात भुगतें, कानूनी जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करें, इन द मीन टाइम मुज़ाकरात चलते रहें? क्या कहेंगे आप? देखें, बात तो ज़रूर होनी चाहिए, बात तो अभी भी होनी चाहिए, चाहे वो जेल में है या जेल से बाहर हैं। अच्छा, बात होनी चाहिए, लेकिन बात आप जो है वो ज़बरदस्ती से नहीं कर सकते। अब आप तमाम तर कोशिश के बावजूद, मुझे कम से कम ये ज़रूर खुशी हुई कि चलें कल केपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने बातचीत की और देखें उस बातचीत से बहुत अच्छा एक हल निकल आया। वो बातचीत पे ना आते, वो अपनी जगह पे वहाँ अड़े रहते केपी में, और यहाँ पे वफाकी हुकूमत अपनी जगह पे अड़ी रहती, नुकसान किस्त का होता, केपी गवर्नमेंट का होता, पाकिस्तान का होता, केपी की आवाम का होता। तो एक बहुत दानिशमंदाना फैसला हुआ, एक टेबल पे बैठे, सब ने बातचीत की और उसका बड़ा पॉजिटिव बेहतरीन हल निकल आया जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया। तो बातचीत तो हर सतह पे होनी चाहिए और इस मुल्क के लिए बातचीत के दरवाजे तो हर टाइम हर साइड से खुले रहने चाहिए। लेकिन खान साहब को ये सोचना चाहिए कि उनका अपना मुल्क है, उनके अपने मुल्क के लोग हैं, किसी के चेहरा उन्हें पसंद नहीं है तो ठीक है, लेकिन मुल्क के लिए कम अज़ कम वक्ती तौर उस चेहरे को देख के आंखें बंद कर लें, लेकिन मुज़ाकरात जो है कि मेज़ पे ज़रूर आएँ और इस बातचीत को आगे चलाएं। बाकी अगर उन्होंने कुछ किया है, उनके खिलाफ केसेस बने हैं, उनको फेस करें, उनकी ज़मानतें हो रही हैं। जब वो उन केसेस से बाहर आएंगे, अदालतें उनको आज़ाद करेंगी तो जेल से बाहर आ जाएंगे। मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी बंदे ने कोई
ऐसा काम किया है, चाहे मुल्क के खिलाफ किया है या कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मसला किया है, तो उस पर अगर आप कोई केसेस बनाते हैं, फिर बाद में आप जो है सिर्फ इस वजह से बाहर निकाल लें कि जी केसेस को वहीं छोड़ दें और हम जो है वो बातचीत शुरू करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। जब तक इस मुल्क में सजा और जजा का अमल नहीं होगा और किसी को ये डर नहीं होगा कि मैं कोई आइन तोड़ूंगा या गलती करूंगा तो उसकी मुझे सजा मिलेगी, तो मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। चाहे उसमें मैं हूँ, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, हमें फेस जो है वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ अपनी जगह पे है। और हमें ये भी रखना चाहिए कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए और इस मुल्क के शहरी हैं और इस मुल्क के एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो डायलॉग का जो दरवाज़ा है वो हर टाइम खुला रखना चाहिए और टेबल पे बैठना चाहिए, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए डायलॉग जो है वो तवातर से जारी रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि गवर्नर साहब आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमरान खान के मुकदमात ख़त्म हो जाएं, उनके केसेस मुज़ाकरात के नतीजे में ख़त्म कर देने चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई डील हो जाए, कोई ढील मिल जाए, कोई NRO हो जाए, इसके मुकाबले में इमरान खान रिहा हो जाएं या उनसे मुज़ाकरात इस बुनियाद पर किए जाएँ, इसके आप हामी नहीं हैं? जी बिल्कुल, मैं इसका हामी नहीं हूँ, मैं किसी के लिए भी इसका हामी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जो है वो या तो अगर केसेस किसी ने गलत बनाए हैं तो फिर माफ़ी मांगे, और अगर केसेस ठीक हैं तो किसी को ये इख्तियार तो नहीं है कि वो केसेस छोड़ दे और एक बंदे को, हम चाहे इमरान खान हो कोई, मैं एक ओवरऑल मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ कि जिस पे भी हो तो उसको फेस करना चाहिए, उसमें सच और झूठ कौम के सामने आना चाहिए और उस पर फैसला होना चाहिए कि जो अदालतें जो है वो मेरिट पे फैसला करें। अदालतें भी जो है वो मेरिट पे इस मुल्क के लिए देख के जिस पे कोई चीज़ बनती है उस पर ज़रूर करें, और अगर नहीं बनती तो उसको छोड़ दें, वो उनका अख्तियार है, लेकिन जो है मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए। ठीक है सर, आपने अदलिया की बात कर दी है तो अगला सवाल मैं इसी हवाले से आपसे करना चाहूँगी। इस वक्त मुल्क में एक फ्रिक्शन, एक शिज़म देखने में आ रहा है। अदलिया है, हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सब की आपस में फ्रिक्शन चल रही है, डिफरेंसेस इनके डेवलप हो रहे हैं। सिर्फ डिफरेंसेस नहीं बल्कि बहुत एक दरार पैदा हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, ख़ासतौर पर रियासती इदारों के दरमियान एक शिज़म है, एक फ्रिक्शन की सिचुएशन है, जो तसादुम का, जो लड़ाई का एक ख़तरा और ख़दशा मौजूद है, इसका अंजाम क्या होगा, इसका हल क्या है? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह लड़ाई तसादुम नहीं होगा, फ्रैक्शन जो है वो ज़रूर होती है कि अदलिया अपने एंगल से देखती है और जो केसेस बनते हैं वो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, उनमें कमी बेशी भी होती है, उनमें कमज़ोरियाँ भी रह जाती हैं, उसमें जो है वो अदलिया का एंगल और होता है और जो केसेस बनाने वाली एजेंसीज होती हैं उनका एंगल और होता है, और जब अदलिया उनसे सेटिस्फाई नहीं होती तो वो उसमें जो है रिलीफ दे देती हैं, छोड़ देती हैं, तो वो उनकी अपनी उसमें राय है। और इसमें जो है वो इख्तलाफ राय सबका हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह तसादम की तरफ किसी को भी नहीं जाना चाहिए, अपनी हदूद में रह के सबको काम करना चाहिए। अदलिया अपनी हदूद में रह के काम करे और जो बाकी हमारे इदारे हैं वो अपनी हदूद में रह के काम करें। जो अपना फोर्सेस हैं, वो जो हमारे FIA है, NAP है, पुलिस है, एंटी करप्शन है, वो अपने हदूद में रह के करें, तो इंशाल्लाह कोई तसादुम वाली बात ही नहीं है। ठीक है गवर्नर साहब, इसी से कनेक्टेड एक और सवाल करना चाहूँगी, आखिरी सवाल के JUIFA भी इस हवाले से एक मुजवज़ा बिल ले आई है कौमी असम्बली में कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल है, जो कानून है, जो ऑर्डिनेंस है, उसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि तौहीन अदालत का कानून मुकम्मल ख़त्म हो जाना चाहिए? देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी की राय है मौलाना फजल रहमान साहब की, और उन्होंने वो बिल जमा कराया। अब तुम्हें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें देखेंगी कि उसके अंदर क्या है कि अपना, तो वो अपने तमाम उसमें वो लिखेंगे, वो सारी शिकें पढ़ेंगे, उसमें से फिर कोई निचोड़ निकालेंगे कि उसका क्या है कि वो किस तरह से तौहीन अदालत ख़त्म करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ पे। मुकम्मल जो तौहीन अदालत है वो तो मेरे ज़ाती राय में तो नहीं ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसमें उस बिल में क्या है ये तो मेरे इल्म में नहीं है। वो तो जब वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पर देखेंगी और अगर उस पर कंसेंसस होता है कि किस हद तक वो चाहते हैं कि किन किन मामलात पे तौहीन अदालत ख़त्म होना चाहिए और किन मामलात पे जो है वो नहीं होना चाहिए, तो अब जब तक वो बिल सामने ना हो उस पर मेरा ख्याल है राय देना या कोई अपनी बात करना मेरा ख्याल है किसी तरह मुनासिब नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ मेरे इल्म में नहीं है कि उस बिल के अंदर क्या है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद अहम इश्यूज पे डिबेट जनरेट करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में डिबेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आज 28 मई यौम तकबीर तो खैर मनाया ही गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपना एक तरह से सियासी यौम तामीर नौ भी सेलिब्रेट किया, जहां पे नवाज शरीफ एक बार फिर से नून लीग के सदर बन गए हैं 6 साल के बाद। और सदर बनने के साथ ही जो सबसे पहला उन्होंने काम किया है, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पे ताबड़तोड़ सियासी हमले किए हैं। लंदन प्लान का जिक्र किया है, सवालात के जवाब मांगे हैं कुछ। इमरान खान से कहा कि बताएं कि क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे। लंदन प्लान का जिक्र करते हुए एक जर्नल साहब का भी जिक्र किया है और कहा है कि जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम उन पे इल्ज़ाम लगाया है नवाज शरीफ ने कि वो लंदन प्लान का हिस्सा थे और उन्होंने कहा था कि जी तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है। नवाज शरीफ ने चैलेंज किया इमरान खान को कि बताएं जनरल ज़हीरुल इस्लाम के मुताबिक मुबैना तौर पे क्या इमरान खान तीसरी कुव्वत नहीं थे, और अगर वो कह देते हैं कि नहीं थे तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा चैलेंज इमरान खान को दे दिया है। क्या इमरान खान इस चैलेंज को कबूल करेंगे, इसका जवाब देंगे। लंदन प्लान असल में किसका था, क्योंकि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम लगाती है कि पीटीआई का था। पीटीआई ने भी अब इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि मौजूदा सेटअप किसी लंदन प्लान का हिस्सा है। सिर्फ यही नहीं, आज जो सियासी यौम तामीर नौ हुआ मुस्लिम लीग नून का, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी बड़े ताबड़तोड़ हमले किए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। सो मच सो उन्होंने कह दिया कि कल तक इमरान खान फौजियों के कदमों में बैठते थे और आज शेख मुजीब बनने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि अगर ये बानी पीटीआई थे, कोई और अगर होता तो फिर ज़बान काट दी जाती। इतने सख्त अल्फाज। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने अदलिया से कुछ मुतालबे किए हैं, शिकवे किए हैं, जिनका लुब्बे लुबाब ये है, क्रक्स ये है, जिस्ट ये है कि जी इमरान खान को रिलीफ नहीं देना केसेस में किसी भी हवाले से और मनतकी अंजाम तक पहुँचाना है। इस हवाले से सब बात करेंगे। कुछ दीगर अहम मामलात भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव, फ़ायदा हो रहा है सियासी या नुकसान हो रहा है। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स डिबेट एंड डिस्कशन के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सलीम साहब, सीनियर मुआशी तज्जियाकार हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ये जो आज मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का एक यौम तकबीर के साथ साथ सियासी यौम तामीर नौ भी था, उसमें नवाज शरीफ ने जो बातें की हैं, एक तो नून लीग में क्या तब्दीली आते हुए आप देख रहे हैं, कोई जारहाना सियासत आएगी, इमरान खान को चैलेंज भी कर दिया, इस चैलेंज का जवाब क्या आएगा। नवाज शरीफ ने ऑफ़र कर दिया कि ये चैलेंज का जवाब दे दें, मैं सियासत छोड़ दूंगा। और इस जो आज नवाज शरीफ जिस रूप में नज़र आए हैं, जो गुफ्तगू उन्होंने की है, तो लगता है कि वो कोई मुज़ाकरात के हामी होंगे, किसी ग्रैंड डायलॉग के, नेशनल ग्रैंड डायलॉग के हामी होंगे। हफीजुल्लाह साहब देखिए रिदा, 2-3 बातें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनका जो मरकजी जो कंटेंट्स थे तकरीर के, या मतन था, हाँ। वो इमरान को चैलेंज देना था। अच्छा। वो कोई बात कर रहे थे जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि, और उसकी बात को रीअश्योर करने के लिए और रीअसर्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर ये बात गलत हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये आपने कहा कि यौम तामीर नौ मुस्लिम लीग था, तो उसका कोई खाका पेश नहीं किया उन्होंने तकरीर में। ये जरूर था कि इस तकरीर के अंदर बहुत सारा इमोशनलिज्म था और उसकी वजह भी समझ आती थी कि आप जिन कोर्सिव कंडीशन के साथ और जिन एडवर्स कंडीशन के साथ और जिस डे लाइट मैनिपुलेशन के साथ निकाला गया था और जिस तरीके से अदालतें, एस्टैब्लिशमेंट, सारे इदारे, तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का ये कैथारसिस था, ये कैथारसिस का सेशन था, ये इससे आगे कुछ नहीं होगा। अब इससे पता नहीं, अब आप एक को खुश करेंगी, दूसरा फर्क साहब तीसरा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उसको थोड़ा सा एक आपको जो मेरा आज की तकरीर के ऊपर जो कमेंट्स है तो वो मैं जरा 1-2 मिनट में उसको आपके सामने रख देता हूँ। तो ये एक तो ये था, लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि उसकी स्पेस गुंजाइश नहीं है कि शायद वो आइंदा का लाहमल देंगे या बयानिया देंगे या कोई उसके लिए कोई कुछ कम से कम प्रिंसिपल गाइडलाइन देंगे, तो वो भी नहीं दिया। बाकी ये कि जो लंदन प्लान है इसका तो मुझे तारुक कादरी साहब ने खुद बताया था। एक मेरी मीटिंग उनसे हुई थी 3 अगस्त 2014 में और दूसरी हुई थी 10 अगस्त 2014 में।
उन्होंने मैंने बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि पहली मीटिंग के मिनट्स जो है जहांगीर खान तरीन ने लिए थे, दूसरी मीटिंग के मिनट्स जो थे उसके अंदर मैं बहुत सारे मिनट्स में ऐसी बातें थी जो नहीं वहां कही गई, तो मैंने खुद फिर मिनट्स लेके मिनट्स हम खुद लेंगे। लेकिन ये सिर्फ बात मैंने इसलिए साइड किया है कि आपको पता चले कि वो जो मीटिंग, तो क्या आपको कादिर साहब ने बताया था कि उन मीटिंग्स में कोई जर्नैल साहब भी शामिल थे? देखिए, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब थे और परवेज़ साहब थे, हाँ। और मेरा ख्याल है शायद शुजात साहब थे। तो जाहिर है कि मुझे कोई उस ठीक, वक्त ज़हन राइट। में ये आ नहीं रहा था कि ठीक, कोई ठीक। जर्नैल साहबों का वहाँ होना जरूरी नहीं है। अब दरमियान में असल में बोले तो मेरा डिस्टर्ब हो, तो मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है। अच्छा, जर्नैल साहब जो है वो मुझे नहीं पता है कि ये तो मुझे पता था कि जर्नैल साहब एक्टिव हैं और सारा प्लान उनका किया हुआ है, सारी चीजें हैं उसके लिए। मालटाउन के जो 10-12 बंदे जो कत्ल हुए थे वो पैटर्न पाकिस्तान में पिछले 25-35 साल से देख चुका हूँ। मैं इसी पैटर्न पे मुर्जा भुट्टो को कत्ल होते देखा, मैंने इसी पैटर्न के ऊपर साहिवाल के ऊपर टेररिज्म के लोगों को कत्ल होते देखा। तो इस पैटर्न के ऊपर जिसपे कादिर साहब के जलसे में उनके घर के ऊपर पुलिस के अरेस्ट करने में बंदे मारे गए थे, तो ये उसको फॉलो करते मुझे ये तो पता था कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है हफीज साहब, मैं जरा बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी डिबेट में हफीज साहब मैं जरा बाकी पार्टिसिपेंट्स को डिबेट में इन कर लूं, दोबारा आपकी तरफ भी आती हूं। अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं कि बाकी हफीज साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि कोई प्लान नहीं दिया आज नवाज शरीफ ने, आइंदा का लाया अमल, क्या वाकई ऐसा है या अपनी तकरीर के जरिए उन्होंने एक बता दिया अपना माइंड कि वो एंटी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, एंटी इमरान खान पॉलिटिक्स करेंगे, जारहाना सियासत करेंगे, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान पे आज हमले किए हैं? और लंदन प्लान किसका है असल में, इमरान खान का था या नवाज शरीफ वाला है? देखिए, ये तो मियां साहब के और उनकी जमात का हक है कि वो खान साहब को तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन इशू ये है कि खान साहब तकरीबन 1 साल हो गया है जेल में और बाहर मियां साहब हैं, तमाम मीडिया उनको अवेलेबल है, तमाम चैनल्स आपके उनको अवेलेबल हैं। वो कितने चैनल्स पे बैठे हैं, उन्होंने कितने इंटरव्यू दिए हैं, वो कितना बयानिया बना सकें। आज उनकी सियासत किधर खड़ी है कि लाहौर की जो अपनी उनकी सीट है उसके ऊपर भी फॉर्म 45 वाला मसला बना हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि वो सीट जीती हुई है। तो मियां साहब की सियासत जिस नहज पे पहुंच गई है, मेरे ख्याल में आज उनका सदर बनना और फिर बिला मुकाबला सदर बनना, उसको ये समझना कि इससे कोई उनकी सियासत में ड्रामेटिक चेंज आएगा, मुझे नहीं लगता। एक ही बात वो बार बार करते हैं, मुखालफिन को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। अब अगर कोई सियासी जमातें लंदन में बैठी थी और उन्होंने कोई प्लानिंग की थी तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं। हाँ, अगर उस वक्त का हाजिर सर्विस बकौल मियां साहब के एक जनरल साहब बीच में बैठे थे तो फिर तो मियां साहब के भाई की हुकूमत है और ये आपको पता है आइन की खिलाफ वर्जी है, तो वो उन जनरल साहब के खिलाफ अब तक इनकी हुकूमत ने क्या कार्रवाई की है, वो कार्रवाई करें। अगर वो ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता हमारा कोई इदारा या उसका कोई शख्सियत इसमें मुलविस थी, तो उनके खिलाफ अब तक मियां साहब की हुकूमत में तो कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस वजह से मुझे तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव ही लगता है, जो भी ऑपोजिशन में होता है वो इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाता है, लेकिन नून लीग को ये खास एक तरह से जिसे कहते हैं ना, उनका ये है वतीरा कि वो हुकूमत में भी होते हुए इदारों को निशाना बनाते हैं। तो मियां साहब ने भी उसकी रिवायत बरकरार रखी। ठीक है, फरूख सलीम साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। जो आज नवाज शरीफ बन गए हैं नून लीग के सदर, इसके बाद आपको क्या लगता है कि मुल्क की सियासत में ठहराव आएगा या कोई मजीद कॉन्फ्लिक्ट, मजीद कॉन्फ्रंटेशन पैदा होगी? उसका इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से SIFC को और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो खैर निशाना बना ही रहे हैं, बट SIFC को जिस तरह वो निशाना बना रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा, ये कितना नेगेटिव है? फरूख सलीम साहब। गरीजा, निहायती अदब से मैंने पिछले जो कुछ मिनटों में जो बहस सुनी है, उसका ताल्लुक 24 करोड़ पाकिस्तानियों से कुछ नहीं। ये सब चूरन मीडिया में भी बिकता है, मीडिया में आने वाले लोग उसको बेचते भी हैं। इसका जो 3.5 करोड़ खानदान गिने हैं सेंसस में, उसका उन लोगों का इस सारी बहस से कोई ताल्लुक नहीं। कि 1000 या 1100 जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, सेनेट के मेंबर्स हैं, सूबाई असेंबलियों के मेंबर हैं, कोई 1000-1100 खानदान बनते हैं, उनके लिए ये चूरन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए आटा, उनके लिए चावल, उनके लिए पेट्रोल की कीमत, उनके लिए दालों की कीमत, वो ना मीडिया डिस्कस करता है और ना सियासतदान उस तरफ आ रहे हैं। सर, वो सस्ती हो रही है ना चीजें। मुझे बताइए कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का लंदन प्लान से क्या था?
उनको क्या मिलेगा कि लंदन प्लान था या नहीं था, कि या मैं सर लंदन प्लान से अगर हुकूमतें गिर रही हैं, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, हुकूमतें बन रही हैं, तो ये अवाम का मसला तो है ना, जमहूरियत का इस्तेकाम अवाम से ही जुड़ा हुआ है ना सर। चावल अवाम का मसला है, आटा उनका मसला ये नहीं है कि ये सियासतदान क्या कहते हैं, उनका मसला ये नहीं है कि सर वही तो नवाज शरीफ कहते हैं कि हमारे दौर में आटा बड़ा सस्ता था, डॉलर सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था, लंदन प्लान बना, सब कुछ महंगाई हो गई, यही तो कहते हैं नवाज शरीफ। ये वो तो सियासतदान है, वो चूरन बेचेंगे अपना। अच्छा ठीक। मेरा ये है कि क्या हमने सियासत करनी है या 24 करोड़ पाकिस्तानियों की के माशी मफाद पे तहफ़्फ़ुज़ करने, उसको मीडिया भी नहीं करता है। मीडिया सामने लेके आए, कंपेयर बताए कि इन सब चीजों के सोल्यूशन कहाँ है, लंदन प्लान था या नहीं था। जो कहता है कि मैं उस लंदन प्लान के मेज के नीचे छुपा था, मुझे सारी चीजों का पता है, मुझे सारी कहानी का पता है, उसका 24 करोड़ पाकिस्तानियों से क्या ताल्लुक। किसी सियासत के खिलाफ, किसी जर्नैल के खिलाफ जिसने माजी ने कुछ किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, 24 करोड़ पाकिस्तानी को क्या फायदा। ठीक ठीक। हाजिर की बात करें या मुस्तकबिल की बात करें। ठीक राइट हफीज़ साहब, यही पॉइंट है कि आपकी तरफ आऊँगी कि अगर इस वक्त हाल की बात की जाए, मुस्तकबिल की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से अस्करी क़यादत को निशाना बना रही है, अभी जो एक वीडियो बयान 1971 का ट्वीट किया गया, शेख मुजीब के साथ एक रेजोनेंस सिमिलैरिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है SIFC को और उसमें शामिल अस्करी क़यादत को, जो कि सब कुछ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की इकनॉमिक सिक्योरिटी से, पोलिटिकल सिक्योरिटी से, स्टेबिलिटी के साथ, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ। PTI को फ़ायदा हो रहा है इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत का या नुकसान ही हो रहा है? हफीज साहब। मेरा जिस फिक्र से ताल्लुक है उसके ईमान के जुज बड़े फर्क है। वो जाहिर है कि हर बंदा अपने फिक्र और अपने जो उसके ईमान के जो जुज हैं उसके मुताबिक ही अपनी बात करता है। मेरे नजदीक क्राइसिस एक ही होता है, कौमों के अरूजो ज़वाल की कहानी इसी क्राइसिस के पीछे छपी है। पूरी दुनिया की 5000 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री देख लें, 1200 साल की या 300-400 साल की हरफ जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो देख लें। पॉलिटिकल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। ये सियासी अदम इस्तेकाम वाहिद क्राइसिस है जो कौमों को एनाहिलेट कर देता है, कौमों को या जिंदा रखता है या मार देता है। ठीक। चाइना के पास स्टेबिलिटी आई कहां से, जो है फ्यू मिलियन डॉलर इकोनॉमी से आज 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। इंडिया था ना हमारे 30 साल पहले करीब नहीं भटकता था, आज 4.5 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर इकोनॉमी बने हुए। क्या चीज कॉमन है गल्फ कंट्रीज में, इन सब में क्या चीज कॉमन है? अमेरिका में, वेस्ट में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में क्या चीज कॉमन है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सारे प्रॉब्लम की कोर्ट से जन्म लेते हैं। ये जो हमें बताया गया चूरन बेचा गया हमें कि जी ये करप्शन खत्म करती है, मैं करप्शन चाइना को कुछ ना बिगाड़ सकी, गल्फ कंट्रीज की सारी दौलत उन्हें बाहर भेज दी। यहाँ पे अतर साहब जिन मुल्कों में रहते रहे वहां पे जाके सारे गल्फ कंट्री की दौलत मुंतकिल हो गई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फाइनली इन चीजों को भी करेक्ट करती है। चाइना में जब जितनी करेक्शन हुई है पिछले 10-15 साल में, उसके लिए पिछले 60 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और ये ज़हन में मेक नो मिस्टेक, मैं इसलिए इस बात का, मुझे ईमान का मेरा छठा जुज्व है कि जिस कौम के पास सियासियत में इस्तेकाम आता है, जो हमारे यहाँ 7 जनवरी 1951 से जब से पाकिस्तान फौज तरतीब आई है और मेजर जनरल अयूब खान को लेफ्टिनेंट जनरल अयूब खान बना के सदर बनाया गया, उसके बाद के पहले ट्राइका बना गुलाम मोहम्मद का, सिकंदर मिर्जा का, अयूब खान का, और वो खिलवाड़ करते रहे। फिर उसे अकेले ने सोचा कि ताकत मेरे पास है, वाई देम। फिर उसके बाद जो कुछ मुल्क होता रहा कि उन्होंने सारे मुल्क के बारे में ये तय किया कि कौन सी तीसरी फोर्स आनी है, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, दूसरी आनी है, पहली आनी है, या तीनों नहीं आनी, हमने आना है। भाई इसने पाकिस्तान को, जो मुल्क 70 साल से अदम इस्तेकाम शिकार है, उसमें आप तो करते हैं कि ये मसले जो हमारे फर्क मेरे भाई ने किए ये ना होते। ठीक है, ये मिरेकल हो सकता ना होते, मगर ना बड़ी बड़ी दौलतों के साथ नाइजीरिया, वेनेजुएला, चौथी और पांचवी तो ऑयल की बड़ी इकोनॉमी थी, वो क्यों नहीं सऊदी अरब बन सके? दुरुस्त और फैक्चुअल बातें कर रहे हैं हफीज साहब, आप मुल्कों में नहीं है। दुरुस्त और फैक्चुअल बातें कर रहे हैं। इंटरजेक्ट करूंगी क्योंकि टाइम कम रह गया, तो मैं चाह रही हूँ कि अतर साहब से मैं क्लास कमेंट ले लूँ। अतर साहब, यही क्वेश्चन आपसे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब हम सब मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, तो फिर एक मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को या इकनॉमिक सिक्योरिटी को चैलेंज तो नहीं लेकिन अटैक करती है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना। अतर कासमी साहब क्या कहेंगे आप?
देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसके जरिए आती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है आपके आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद के जरिए। अब क्या यहाँ पे आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद हो रहा है? ये तो नहीं हो सकता, कोई हम यूटोपिया तो क्रिएट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग हैं या 25 करोड़ लोग हैं, उनकी किस्मत के फैसले वही लोग करते हैं जो आज लाहौर में मुर्ग दाल या चूरन बेच रहे थे, उन्होंने ही सारे फैसले करने हैं। तो जब तक हम ये फैसला नहीं कर लेंगे कि जो लोग पिसे जा रहे हैं 24 करोड़ लोग, जब तक फैसले की ताकत उनके हाथ में नहीं आएगी, जब वो अपने हकीकी नुमाइंदे चुनना शुरू हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि हर जगह पे जो है वो डॉक्टर साहब ने सही कहा कि वो अपना चूरन बेचते हैं, फिर वो अवाम का चूरन बेचेंगे और अवाम के लिए काम करेंगे। तो ये एक चीज है जब अवाम के हक में चीजें आएंगी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। आई विश कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा और ज्यादा होता। फरूख सलीम साहब, आपका वक्त जो है बच गया है, लेकिन उस वक्त के लिए कंपनसेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके लिए जरूर हो जाएगी। वी हैव टू वाइंड अप दिस डिबेट है। थैंक यू वेरी मच फरूख सलीम साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब और अतर कासमी साहब। आई सी टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।